हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। अब देखो हमें करना क्या है। देखो ये आपका हो सकता है सेकंड लास्ट पार्ट हो या लास्ट पार्ट हो, किसका आय विधि और व्यय विधि खत्म होने जा रहा है। और जो आजकल के जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है ना, हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी जो आजकल पूछे जाते हैं। क्लियर? तो क्या इससे पहले वाले वो बिल्कुल बेस बनाने के लिए थे, और वो भी पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं पूछते, पूछे जाते हैं, बट देखा गया है कि आजकल ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके 40% या 50% चांसेस उसके भी है और इसके भी है। क्लियर? तो अब हमें तकरीबन 10 क्वेश्चन करने हैं और फटाफट से उसके बाद हमारी ये आय विधि और व्यय विधि जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? यानी 10 क्वेश्चन करते ही हम मूल्य वृद्धि विधि पे आ जाएंगे, और उसके बाद उसकी दो क्लासेस होगी मूल्य वृद्धि विधि की, 2 या 2.5 क्लास। ठीक है, और उसके बाद हम थ्योरी स्टार्ट कर देंगे और हमारी इकोनॉमिक्स फटाफट से खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके तो काफी सारे पार्ट बन गए। ये भी देखो ना, इसमें हम कितने चैप्टर करने वाले हैं, 1 से लेकर 4 चैप्टर करने वाले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप देख के चलो कि जिसमें देखो न्यूमेरिकल है, उसको तो ज्यादा पार्ट बनने थे, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, आपको न्यूमेरिकल वाले के ज्यादा पार्ट तो बनने थे, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, कोई भी 1 घंटे की वीडियो नहीं बनाई गई आपके लिए, और ट्यूशन में आप 1 घंटा कम से कम देते हो। क्लियर? तो तकरीबन 10 मिनट की, 12 मिनट की, 25 मिनट की, ठीक है ना, या ज्यादा 30-32 मिनट की, उससे ऊपर तो वीडियो बनी ही नहीं है कोई भी। क्लियर? तो थोड़ा टाइम तो देखो लगेगा। और इस हिसाब से अगर आप आराम से लगा लो, अगर एक पार्ट इस तरह चला 6 भी बने, यानी एक के अगर 6 पार्ट भी बनते हैं तो 6 24, यानी 24 पार्ट तो कम से कम बनेंगे। क्लियर? बट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी अब हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं और हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोनों के दोनों, आय विधि भी और व्यय विधि भी। फिर रह जाएगा हमारा मूल्य वृद्धि विधि। तो फटाफट से 10 के 10 क्वेश्चनों को फटाफट करते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत पेपरों में ना आए। तो देखो हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन ये है, जिसमें आपको किराया निकालना है। यानी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था। अभी तक क्या सीधा क्वेश्चन आता था कि जीडीपी, एनएनपी, इस टाइप की चीजें निकालो, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय। बट अब किराया पूछ रहा है। अब देखो किराया का ध्यान दे तो किराया तो यहाँ पे होता है। इसका मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किराया यहाँ पे है। इसका मतलब देखो अब तक हमें ऊपर की चीजें पूछते थे, यानी घरेलू, राष्ट्रीय चीजें निकालो। अब ऐसा नहीं है, अब कोई अंदर के आइटम पूछ रहा है। और जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो समझ जाना वो रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है। तो उसको कैसे करना वो समझना हमें। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपने देखो ये इस घर के अंदर, ये मान लो किसी आपके फ्रेंड का घर है, इसके अंदर आपको एंट्री लेनी है, तो आपको पहले अपने फ्रेंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको अपने दोस्त से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं घर में आ जाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपको इसके जैसा बनना पड़ेगा। यानी आपको कोई ना कोई मेन वही बोनस लाइन दी होगी, उसको इसमें कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद निकाल लो। सिंपल सा फंडा है। ऐसे अगर व्यय विधि में भी होगा सेम वही कॉन्सेप्ट, पहले इसके जैसा बनो और उसके बाद ये फॉर्मेट लगाकर आंसर निकल जाएगा। तो देखो मैं किस तरह से करने वाला हूँ, फटाफट से देखना आप। ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो मैं देखूँ इसमें कोई मेन लाइन दी है। देखो साफ साफ दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद एट एमपी। तो मैं पहले इसको लिख लूंगा जो मेरे को दिया हुआ है। तो देखो मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 का सकल, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद एट एमपी। ये मैं लिख रहा हूँ। कितना दिया है वो भी देख लेते हैं। 18,000 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं 18,000 लिख देता हूँ यहाँ पे, 18,000। तो मैंने यहाँ पे 18,000 लिख दिया। इतना आप लिख दोगे। अब आपको निकालना है किराया। किराया आता है आपकी इनकम मेथड यानी आय विधि में। और आय विधि का फंडा क्या है, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है बताओ? सबसे आगे लिखा होता है शुद्ध घरेलू आय एट एफसी, ये तो लिखा होता है। देखो ना, आपको क्या इस घर के अंदर एंट्री लेनी है, किराया निकालने के लिए इस घर के अंदर जाना पड़ेगा। और उसमें चौकीदार तो ये है ना, ये फ्रेंड है ना आपका, तो इसके ऐसा बनो, शुद्ध घरेलू आय एट एफसी आपको बनाना पड़ेगा। और देखो मैं बना रहा हूँ शुद्ध घरेलू आय एट एफसी। बनाना आपको अच्छे से आता है। पहले 18,000 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद सकल से शुद्ध, यानी बड़े से छोटे के लिए माइनस करना होता है। और माइनस क्या करते हैं हम, मूल्य ह्रास करते हैं, ठीक है ना। तो मूल्य ह्रास ढूंढ लेते हैं कितना हमारा, ये रहा। स्थिर पूंजी का उपभोग कितना है, 1000 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख लिया। क्लियर? घरेलू से घरेलू कुछ नहीं करना, एमपी से एफसी, बड़े से छोटा, तो फिर दोबारा माइनस होगा। अब माइनस होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो देख लेते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है। तो अप्रत्यक्ष कर ये रहा 2000 माइनस आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी। आर्थिक सहायता देखो कितना है, ये रहा। आर्थिक सहायता अनुदान कितना है, 250 है। ये मैंने लिख लिया इस तरह से। अब इसे घटा लीजिए, तो 2000 में से गया कितना आएगा, 1750, और ये 2750 घटाना है, यानी 18,000 में से 2750 में घटाऊंगा तो कितना आएगा, 15250। तो 15250 ये मैंने लिख दिया। इतना आपको करना है, यानी पहले कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर वही वाला फॉर्मूला जो अभी आपने कन्वर्ट किया, आपने निकाला क्या है, शुद्ध घरेलू आय एट एफसी निकाला आपने कितना, 15,250। बस ये तो निकाला ना।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, या इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दूंगा नीचे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। इसका फॉर्मूला होता है भाई देखो, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, 3 चीजों को जोड़ के बनता है ना, कर्मचारी पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष और प्लस करके मिश्रित आय, मिश्रित आय। क्लियर। अब इनकी वैल्यू रखते, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, 15,250 निकाली थी अभी आपके सामने। कर्मचारियों को पारिश्रमिक देख लेते कितना है, तो उसमें ढूंढते हैं। ये रहा देखो आपको दिया हुआ है 6000 दिया है, तो मैं 6000 लिख देता हूं। क्लियर। प्रचालन अधिशेष, अब प्रचालन अधिशेष आपको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि किराया गायब है उसमें से। तो प्रचालन अधिशेष के देखो 3 चीज होती थी, लगान, ब्याज और लाभ। लगान तो भूल जाओ, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किराया नहीं है तो कहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ब्याज और लाभ मिलता है, तो पहले देखो किराया में एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस करके प्रचालन अधिशेष 3 चीजें आएगी, तो किराया भी आ गया। अब रॉयल्टी है तो रॉयल्टी लिख लूंगा, देखो रॉयल्टी है कि नहीं है, रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है तो किराया हो गया, रॉयल्टी 0 हो जाएगा अपने आप। प्लस ब्याज, ब्याज हमारे पास कितना है 800, तो मैंने 800 लिखा। प्लस लाभ, लाभ हमारे को दिया हुआ है 975, तो 975 लिखा। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, सबसे पहले तीनों को लिखा, तीनों नाम लिखे। इसमें अगर ये दिया तो ठीक है, ये दिए तो इनके नाम, इनको जोड़ के ये बना लो। क्लियर। इनमें से किराया नहीं दिया, बाकी ये तो दिए होंगे ना, अगर ये नहीं दिया तो 3 नीचे ये दी होगी, है ना। तो हमने क्या करा, ये रुक दिया और ये दोनों मेरे को मिल गए थे, ये 0 है। अब मिश्रित आय देख लेते हैं, है तो ठीक है, वरना 0। तो मिश्रित आय ढूंढ लेते हैं कितना हमारे पास, तो मिश्रित आय हमारे पास है 7000, तो मैं यहाँ पे 7000 लिख लेता हूँ, प्लस करके 7000। क्लियर। तो ये सब जुड़ेंगे और किराया निकल के आ जाएगा यहाँ जाते ही, ठीक है ना। तो 7 से 13, 13,800 हो गया, ठीक है ना। तो 13,800 प्लस 975 और है ना, तो 975 भी जोड़ दो, 5, 7, 9, 8, 17, 14775। तो 15250 में से 14775 घटा लो तो किराया निकल के आ जाएगा। किराया देख लेते हैं कितना आ रहा है, 15250 में से 14775, तो 5 का 5, 14 में 7 गए 7, 4, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 475। अब वही करोड़ रुपए आप लिख सकते हो, क्वेश्चन में करोड़ रुपए, तब करोड़ रुपए लिखिए। तो देखो मैंने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैंने करा क्या है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो आपको करना क्या होता है, जब भी ऐसा रिवर्स टाइप का क्वेश्चन आएगा, रिवर्स का पता होता है कि आपका अंदर का कोई कंटेंट पूछेगा, आपको जीडीपी जीएनपी टाइप की चीज नहीं पूछेगा, वो आपको अंदर की चीजें पूछेगा। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले उसके जैसा, उसके फॉर्मेट का जो मेन स्टार्टिंग की हेडिंग होती है ना, उसके जैसा आपको अपने आप को बना लो, और उसका फिर फॉर्मेट को लिख लो कि 3 चीज़ों से बन के ये बना है, 4 चीज़ों से बना है, ठीक है ना। और उसका फिर वैल्यू पुट कर दो उनकी अपनी अपनी जगह, बस। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लाया हूँ, ठीक है। अब हमारे पास 9 क्वेश्चन रह गए, क्लियर। तो देखो ये क्वेश्चन मेरे पास है, कह रहा है ब्याज निकालिए। अब ब्याज भी दोबारा वही इनकम मेथड के अंदर आता है। तो सबसे पहले देखो मेन हेडिंग यहाँ कहीं ना कहीं छुपी होगी, देखो ये रहा, सकल घरेलू उत्पाद एट एमपी दिया मुझे 17,500। तो देखो मैं क्या लिखने वही लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, सकल घरेलू उत्पाद एट एमपी कितना हो गया 17,500। और एक और बात, मैंने आपको ना काम भी देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए और मुझे उसके आंसर बता दिया करो, ठीक है ना, ताकि पता चले कि आपको आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक ना। अब आपको देखो कन्वर्ट किस में करना, वही शुद्ध घरेलू आय या उत्पाद एट एफसी, क्लियर। तो आपको इसमें कन्वर्ट करना होता है आय विधि के लिए, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं ना। तो अब देखो सकल से शुद्ध बनाना, तो क्या करोगे, देखो सकल से शुद्ध बनाना होता है तो वही अचल पूंजी का उपभोग 700 दिया हुआ है, तो 700 हमारा देखो माइनस हो जाएगा, क्लियर। उसके घरेलू से घरेलू कुछ नहीं करना, एमपी से एफसी करने के लिए हम क्या करेंगे, एमपी से एफसी करने के लिए हम माइनस करेंगे, और माइनस होता हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष। देखो अप्रत्यक्ष कर तो ये रहा हमारा, यहाँ पे 1500 दिया हुआ है और आर्थिक सहायता 700 दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यही कर देता हूँ 1500 माइनस 700, ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारे 17,500 माइनस 700 और माइनस का 800, तो कितना हो गया 8 7 1500 घटाना ना, तो 17,500 में से 1500 घटा लेते हैं, कितना आएगा 7 में से गया 6, कितना गया 16,000 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 16,000 लिख दिया, क्लियर।
करोड़ लाख रुपए आप लगा देना। डन। अब उसके बाद वही इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, शुद्ध घरेलू आय एट एफसी का फॉर्मूला होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, आप पूरा लिख लो, ठीक है ना, प्लस प्रचालन अधिशेष और प्लस करके मिश्रित आय। क्लियर, ये तीनों चीजें जुड़ के बनता है। इसकी वैल्यू तो 16,000 हमारे पास सामने सामने है, निकाल दी थी मैंने। कर्मचारी पारिश्रमिक ढूंढ लेते हैं, अगर दिया है तो अच्छी बात है, वरना तो 4 चीजें तो है ही मेरे पास, ठीक है ना। तो दिया हुआ है 9,300, वरना अगर ये ना दिया होता तो नीचे 4 चीजें होती हैं, उनमें से जो 1 या 2 या सारे दिए तो सबको जोड़ के ये बन जाएगा। क्लियर। अब प्रचालन अधिशेष में देखो दिया तो होगा नहीं, तो उनके कंटेंट ढूंढते हैं। सबसे पहले लगान लगान तो नहीं दिया, किराया दिया है बट रॉयल्टी नहीं दिया, तो किराया दिया तो ठीक है, किराया ले लेंगे 800 का, तो हमारा 800 का किराया हो गया। प्लस अब ब्याज चाहिए होता है और ब्याज निकालना है, तो मैं एज इट इज लिख दूंगा ब्याज। और ब्याज के बाद होता है लाभ, लाभ हमें दिया है 1100 का, 1100 लिख दिया। अब मिश्रित आय चाहिए, अगर होगी तो ठीक है, वरना 0 कर देंगे। ये रहा मिश्रित आय 3500, तो मैं 3500 लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्लियर। तो हमारा कितना ब्याज निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ब्याज कितना आ जाएगा यहाँ पे करो जरा, 16,000 में से माइनस होगा 8 और ये 1900, तो ये हो गए है ना। 19 और 3500 कितने होते हैं, 1900 प्लस 3500, पहले इनको जोड़ लेता हूँ, 0 0 54 प्लस 9300 7, ठीक है। तो उसमें से घटा लेते हैं, 16,000 में से 14,000 कितना आ रहा था, 700 आया, 14,700, 0 0 0 0, 10 में 7 गए 3, 5 में 4 गए 1, 1300 आ रहा है मेरा। तो ब्याज मेरा आ गया 1300, बाकी करोड़ या वो आप लगा सकते हो। अब आपको देखो समझ में तो आ गया होगा मैं करवा क्या रहा हूँ। अब देखो अगले क्वेश्चन में मिश्रित आय निकालनी है, यानी ये भी अंदर का चीज़ दोबारा से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हम करने वाले हैं। आप अपनी बुक से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ, मुझसे आप पूछ सकते हो। प्लीज़ मैं दोबारा बोलूँगा, अपनी बुक से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, इस क्लास के बाद आपसे हर कोई क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। डन। चलो मिश्रित आय निकालनी है, तो देखो दोबारा कोई मेन लाइन दी है, देखो लिखा हुआ है सकल देश से मतलब घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद एट एमपी दिया हुआ कितना 27,500। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, वही शुद्ध घरेलू आय एट एफसी। क्लियर, क्योंकि आय विधि उसी में कन्वर्ट करवा दी। और अगर व्यय विधि हो तो तब किस में कन्वर्ट करता, आगे डैश लगाता मैं, और पीछे क्या होता है घरेलू उत्पाद एट एमपी लिखते हैं, उसमें पता होगा ना तुम्हें। फिर वो डैश को भरते किससे, पूंजी निर्माण के आगे जो लिखा होता है उससे करते हैं। वो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बट इसको खत्म कर देते हैं फटाफट से। तो देखो मैंने लिख दिया, ये हमें दिया हुआ है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करने वाला हूँ। कन्वर्ट करने के लिए देखो प्रोसीजर आपको अच्छे से पता है, इसमें तो आप महारत हासिल है आपको। सकल से शुद्ध माइनस होगा वही मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास आपको दिया हुआ है, देखो स्थायी पूंजी का उपभोग कितना 1100 दिया हुआ है। डन। यहाँ से कुछ नहीं करना, एमपी से एफसी, एमपी से एफसी के लिए वही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर हमें दिया हुआ है 2100, और आर्थिक सहायता कितनी दी है, आर्थिक सहायता दिया 750, 2100 और 750 है ना। तो ये माइनस होने वाला 2100 माइनस 750। डन। यहाँ तक तो हो गया, इनको घटा लेते हैं। तो देखो मैंने घटा लिया है, आप भी प्लीज़ इसे घटा लेना। और पीछे देखो क्या आपका करोड़ रुपए लग जाएगा। क्लियर ना, करोड़ चल रहा है, लाख चलेगा तो लाख, हज़ार चलेगा तो 1000 रुपये। डन। तो 25050 मेरा आ गया। अब इसमें वही इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्मचारी पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। तो ढूंढ लेते हैं फटाफट से। कर्मचारी पारिश्रमिक बार बार हमें सीधा सीधा मिल रहा है इस टाइम तक, तो अच्छा है, 17,300 में दिया हुआ है। क्लियर, दे दिया। उसके बाद हमें प्रचालन अधिशेष ढूंढते हैं, यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया, चलो कोई नहीं। हमें किराया मिल गया है 2000, रॉयल्टी देख लेते हैं, रॉयल्टी नहीं है पर किराया है हमारे पास 2000, तो 2000 का किराया हो जाएगा। प्लस ब्याज ढूंढ लेते हैं, ब्याज हमारे को दे रखा है 1200 और लाभ दिया हुआ है 1800, तो 1200 प्लस 1800। क्लियर। और अब क्या चाहिए, मिश्रित आय चाहिए, ठीक है ना। मिश्रित आय तो निकालनी है, तो लिख लेता हूँ सीधे सीधे मिश्रित आय। याद रखना अगर आपको लाभ ना दिया हो तो लाभ के नीचे 3 पॉइंट होते हैं, उनको जोड़ लेना। क्लियर, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, इसको कर लेते हैं फटाफट से, इसको टोटलिंग करके निकालो आंसर। तो ये मैंने घटा दिया है, ठीक है, मेरा आ रहा है 2750। तो हमने 3 क्वेश्चन आय विधि के कर लिए, वो भी रिवर्स बेस पे, ठीक है। अब देखो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं फटाफट, हमें 10 क्वेश्चन निपटाने हैं कैसे भी करके।
अगर इसी वीडियो में हो जाते हो तो बहुत बढ़िया है, वरना फिर हमें अगली वीडियो में आधी वीडियो तक तो ये करने पड़ेंगे, उसके बाद आधी वीडियो से हमें क्या करना पड़ेगा, जो मूल्यवृद्धि विधि है उसको स्टार्ट करना होगा। तो अब देखो, अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखो वो क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है निजी अंतिम भोग व्यय निकालिए, यानी दोबारा से देखो इस बार अंदर कंटेंट पूछ लिया इस बार। तो वही तरीका हमारे पास, पहले मेन लाइन देखेंगे, उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर ये लगा करके आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? तो फटाफट से देख लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपका ऐसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेन लाइन ढूंढ लेते, कुछ दिया हो तो अच्छी बात है। कोई दिया हुआ है निवल, निवल मतलब शुद्ध नहीं, ये नहीं है, आगे देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय, ये रहा। ठीक है, तो दिया हुआ राष्ट्रीय आय दिया हुआ, ये स्थिर पूंजी निर्माण था, तो पूंजी निर्माण है इसलिए नहीं लेना है। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय आय से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो राष्ट्रीय आय में कुछ ना लिखा हो तो हम क्या मानते हैं, शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफसी। ठीक है, कुछ ना बोला तो हम ये मान के चलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफसी। कितना दिया है 1050, तो मैं 1050 लिख लेता हूँ। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, मैंने कहा देखो आय विधि सबसे आगे कहती है घरेलू आय एट एम पे निकालना, आगे डैश लगा देना है। ठीक है ना, तो आगे जगह छोड़ देता हूँ, घरेलू आय एट एम पी, तो 1050 मैंने लिख लिया। क्लियर, 1050 मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, आगे शुद्ध है सकल है वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा। देखो क्वेश्चन में देखो पूंजी निर्माण क्या दिया हुआ है, तो देखो पूंजी हमें दिया हुआ है निवल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, निवल। निवल मतलब शुद्ध होता है, तो मैं यहाँ भी शुद्ध लगाऊंगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ कुछ नहीं करना, राष्ट्र से घरेलू माइनस होता है, तो माइनस करेंगे हम बड़े से छोटे की तरफ। क्या होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, तो ये विदेशों को चालू हस्तांतरण है, चालू हस्तांतरण नहीं देखते, मैंने आपको बताया था कारक आय या फिर साधन आय देखते हैं। तो ये रहा विदेशों को है, बट ये क्या है, को है, और शुद्ध दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर से दिया भी होगा तो भी हमें से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें शुद्ध ऑलरेडी दिया हुआ है। तो को दिया है तो हम माइनस में लिखेंगे इसको, तो मैंने माइनस में लिख दिया, -20। डन, जैसे मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एफसी से एमपी प्लस होगा, और प्लस क्या होगा हमारा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ कितना 100, तो मैं 100 लिख देता हूँ। डन, जोड़ लेते हैं, 120 जोड़ना है इसमें, तो 120 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1170। बाकी करोड़ रुपए आप लिख सकते, या लाख रुपए हैं इस बार, तो लाख रुपए लिख सकते हो। क्लियर, उसके बाद अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा शुद्ध घरेलू आय एट एमपी का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले निजी अंतिम भोग व्यय, शॉर्टकट लिख दूँ, निजी लिख दूँ खाली चल जाएगा ना, आप पूरा लिखना है। निजी अंतिम भोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम भोग व्यय प्लस पूंजी निर्माण, आप पूरा लिखना। कौन सी पूंजी निर्माण है, शुद्ध, आपको शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया हुआ है। ठीक है ना, प्लस शुद्ध निर्यात, मैंने सारे शॉर्टकट मारे। ठीक है ना, आप प्लीज पूरा लिखना, शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात। ठीक है, अगर मैं एक चीज आपको बताऊं वैसे, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट वैसे होता है। ठीक है, इसको हम वैसे सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी। सी मतलब कंजम्पशन होता है, तो उसको सी से दिखाते हैं। सरकारी को हम गवर्नमेंट यानी इससे जी से दिखाते हैं। क्लियर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई यहाँ पे हाउस होल्ड है एच क्यों नहीं दिखाते, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम सी से दिखाते हैं, यहाँ पे हम जी से, सरकारी को जी से बताते हैं, शुद्ध निर्यात को एक्स बार लिखते हैं, ऑलरेडी बता दिया था। और ये पूंजी निर्माण जिसको हम निवेश भी बोलते हैं, तो निवेश को हम आई बोलते हैं। क्लियर, तो आप ऐसे शॉर्टकट ये होते हैं सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स बार। क्लियर, ये शॉर्टकट होता है वैसे। तो चलो मैं अभी हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी यूज करेंगे, निजी, सरकारी, पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, इस ये हमने निकाल लिया था 1170। आगे चलते हैं। देखो निजी वाला तो निकालना है, निजी वाला तो निकालना था ना, तो मैं एज इट इज निजी को रहने देता हूँ ऐसी। आप पूरा लिखिए निजी अंतिम भोग हुआ है। अब देखिए सरकारी तो दिया होना चाहिए, इसका मतलब सरकारी देखो ये दिया हुआ है 200, 200 लिख दिया। पूंजी निर्माण पूरा लिखना आप, ठीक है, तो हमें निवल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दिया है 300, पर ध्यान रखना 300 दिया है ना, तो इसमें एक चीज और प्लस होगा, साथ में स्थिर दिया ना, तो स्थिर में एक चीज और जुड़ती है, स्टॉक में परिवर्तन। देखो स्टॉक में परिवर्तन ये रहा कितना 30, जिसको माल सूची निवेश भी बोलते हैं। क्लियर, शुद्ध निर्यात ढूंढ लेते हैं। शुद्ध निर्यात हमें, शुद्ध निर्यात तो दिया, शुद्ध आयात दिया है, आयात माइनस में होगा ना, आयात होता तो माइनस, निर्यात होता तो प्लस। क्लियर, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय ये हमारा निकल के आ जाएगा 1170 में से माइनस होंगे 200, 300, 500, 550 और 530, 530 में से 60 घटा लो और फिर माइनस कर लो। तो आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। तो मैंने कर दिया है, 700 आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो मैं 700 लिख देता हूँ। ठीक है, ये पूरा कितना 470 घटाने पर हमारा 700 आ रहा था,
तो 700 लाख रुपए हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पे छठा लिखा हुआ है क्योंकि हमने जो पेजेस थे ना, इनमें से एक क्वेश्चन पिछली क्लास में कर दिया था, तो उसके हिसाब से छठा क्वेश्चन है। बट आज की क्लास हमने दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट किया, तो 5वां क्वेश्चन हमारा है। अब देखो उसमें सरकारी अंतिम बहुविभाग निकालना, यानी ये भी दोबारा से क्या है, रिवर्स क्वेश्चन टाइप का है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय लिखेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डैश घरेलू आय एट किस पे, एमपी पे। तो ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय आय मैंने लिख लिया कॉपी में। अब इसको देखो कन्वर्ट करना है, तो देखो क्या लिखना मुझे, मैंने लिख दिया डैश घरेलू आय एट एमपी लिख दिया है। मगर अब पंगा ये शुद्ध लगाओ या सकल, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध देशीय स्थिर पूंजी निर्माण, तो शुद्ध दिया है तो मैं शुद्ध लगाना चाहूंगा, बट नीचे ध्यान से देखोगे ना तो सकल भी दिया हुआ है, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण। अब पंगा ये कि कौन किससे करूँ, देखो आप दोनों से कर सकते हो। अगर शुद्ध से करोगे तो आसान हो जाएगा इस वाले केस में, ठीक है, बट आप सकल से भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। तो देखो पहले मैं शुद्ध से बताता हूँ, देखो शुद्ध लगा देता हूँ कि शुद्ध दिया हुआ है पूंजी निर्माण में हमें। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट से, तो 930 शुद्ध से शुद्ध कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। राष्ट्र से घरेलू माइनस होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, तो विदेशों से प्राप्त, देखो ये रहा शुद्ध कितना है 5 दिया हुआ है, मैंने 5 लिख दिया। और एफसी से एमपी प्लस होगा, ठीक है ना। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर वो हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना, तो हमें 5 कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 930, तो एज इट इज आ गया, यानी यहाँ तो कोई पंगा है नहीं। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाएंगे, शुद्ध घरेलू आय एट एमपी का होता है वही निजी वाला, निजी अंतिम भोग है, फिर सरकारी अंतिम भोग है, आप पूरा लिखोगे मैंने बोला आपको, फिर पूंजी निर्माण, जो भी पूरी लाइन लिखी है आप एज इट इज लिखोगे पूंजी निर्माण वाली, ठीक है ना। क्या लिखोगे आप, स्थिर हटा करके देशीय शुद्ध देशीय पूंजी निर्माण, ठीक है, क्योंकि स्थिर को हम बनाएंगे कैसे, स्थिर प्लस स्टॉक में परिवर्तन जोड़ के। अगर आप इसी को लिखना चाहते हो तो इसको लिख लेना, बट स्थिर लगा इसलिए साथ में एक और चीज प्लस लिख देना, क्या, स्टॉक में परिवर्तन। तो मैं पूंजी निर्माण लिख रहा हूँ, प्लस करके मैंने लिख दिया शुद्ध निर्यात। मैं दोबारा बोल देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो, देखो मैंने क्या बोला, अगर आप इसी को लिखते हो तो स्थिर में प्लस स्टॉक में परिवर्तन वर्ड भी लिखना पड़ेगा हिंदी में आपको, ठीक है ना, एक बार लिखना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ शुद्ध देशीय पूंजी निर्माण लिखते हो तो ब्रैकेट में बाद में जोड़ना तब भी है, तो आप या तो हिंदी में लिख लो दोनों नाम पहले फिर कर लो, ठीक है, तो आपकी मर्जी है वो। तो यहाँ पे देखो हमें कितना निकल 930 निकल गया था। निजी हमें कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, 600 लिख दूंगा मैं। सरकारी वाला निकालना है, पूंजी निर्माण देखो मैं शुद्ध वाले से कर रहा हूँ तो मेरे को 100 दिया हुआ है, बट स्थिर भी लगा हुआ है, तो साथ में क्या जुड़ेगा इसमें, स्टॉक में परिवर्तन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो मैं स्टॉक परिवर्तन भी ले लूंगा यहाँ पे। क्लियर, मैंने स्टॉक परिवर्तन ले लिया। अब शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात की जगह मुझे दिया हुआ है शुद्ध आयात, तो दोबारा ये माइनस होने वाला, बट ये अच्छी बात है माइनस की फिगर है। तो अब देखो क्या होने वाला है, एक तो माइनस की फिगर के कारण माइनस लग रहा है, क्लियर, माइनस की फिगर के कारण माइनस लगेगा, और एक आयात के कारण माइनस लगेगा, इसका मतलब दो माइनस लगेंगे ना इसमें, क्लियर, एक आयात के कारण एक माइनस की फिगर के कारण। तो कितना हो गया आपका, ये सॉल्व कर लो फटाफट से। तो ये आपका आ गया कितना, 200, और किसमें, करोड़ रुपए में। चलो मैं इसको इससे भी करवा ही देता हूँ, फिर ना वरना दिक्कत हो सकती है आपको बाद में, अगर आप इससे करते हो तो क्या दिक्कत आती है, ठीक है ना। इससे करते हो तो देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले वही शुद्ध वाला लिखते हैं लाइन, शुद्ध राष्ट्रीय आय। चलो चेंज तक आप भी करिए, मैं रोक लेता हूँ वीडियो को, चेंज तक आप भी करिए, यानी यहाँ तक आप भी करिए इसको, मतलब सकल के थ्रू, ठीक है ना। देखो मेरा तो ये आंसर आ रहा है, आप कर लीजिए पहले, यहाँ तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, अभी आगे करेंगे क्वेश्चन। देखो अब आप ढूंढ रहे होंगे कि यार इसमें तो मूल्यह्रास है ही नहीं, है ना, देखो मूल्यह्रास क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मूल्यह्रास निकालने का मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, मैंने कहा था दो सेम जैसी चीजें देख लो जिसमें शुद्ध और सकल लगाओ, तो ये और देखो ये वाला बिल्कुल सेम है, बस इसमें शुद्ध और सकल लगा हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, मूल्यह्रास होगा, मैंने आपको पहले बताया था। पर ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पे स्थिर नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे स्थिर है, फिर क्या करते हैं हम, दिस माइनस दिस, ये तो करते करते हैं, बट साथ में पहले इसमें जोड़ना पड़ता है कुछ, क्या, स्टॉक में परिवर्तन, क्योंकि स्थिर रखा है। अभी दोनों स्थिर है तो कोई जोड़ने की जरूरत है नहीं, अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 ही हो जाएगा, 125 में भी 10 जोड़ोगे क्योंकि स्टॉक इसमें भी स्थिर लगा है तो भी 135 हो जाएगा, आएगा फिर भी 25 ही आंसर। तो क्योंकि अभी एक जैसे हैं तो उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली घटा सकते हो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मूल्यह्रास। क्लियर, बट याद रखना अगर मान लो एक में लगा स्थिर, मान लो इसमें लगा इसमें लगा है, तो फिर जिसमें स्थिर लगा उसमें तो स्टॉक परिवर्तन जोड़ना ही पड़ेगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो 135 में से फिर 100 घटाओगे फिर 35 आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे दोनों में स्थिर लगा है तो आप दोनों में स्टॉक परिवर्तन जोड़ सकते हो, फिर घटाओगे तो आंसर वही रहेगा सेम, आप डायरेक्टली इसमें से इसको घटा सकते हो, क्योंकि दोनों में स्थिर लगा है, दोनों एक ऑलरेडी पहले इससे क्या है, सेम है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मूल्यह्रास होगा। तो क्लियर, मूल्यह्रास आप निकाल लेना, 25 आएगा उन दोनों का डिफरेंस करके,
जैसे ही आएगा उसके बाद अपन ये वैल्यू दोबारा भी ये लगाओगे फटाफट से फॉर्मूला, क्या लिखोगे सबसे पहले, सर शॉर्टकट लिख दूँ, सकल को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया एज इट इज। इसको निकालने के लिए निजी वाला चाहिए होता है, निजी की वैल्यू मैं लिख ही लेता हूँ डायरेक्ट। कितनी लिखी थी हमने निजी की वैल्यू, 600 लिख देता हूँ, प्लस सरकारी निकालना है। अब पूंजी निर्माण ये वाला मत ले लेना, ये क्यों नहीं लेना, क्यों आपने सकल से स्टार्ट किया तो सकल वाला लोगे, सकल वाला कितना है 125 प्लस स्टॉक परिवर्तन, क्योंकि स्थिर लिखा हुआ है, स्थिर नहीं होता तो लेते ही नहीं, बट स्थिर लिया है तो उसमें लिखना पड़ेगा कितना 125 तो आएगा, साथ में वो 10 रुपये भी आएंगे स्टॉक में परिवर्तन। क्लियर, आप चाहे तो उसकी पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, वही शुद्ध निर्यात जो था, शुद्ध निर्यात तो दिया नहीं था, वो आयात दिया था, तो मैंने ऊपर एज इट इज वाली फिगर ले ली। अब इसको सॉल्व करके देख लो, देखो आंसर तब भी 200 ही आना चाहिए, तो ये आपका 955 हो गया, और इसमें से घटाना पड़ेगा, वहाँ से सब चीज़ें आएगी तब सरकारी निकल जाएगा, है ना। तो 725 735 और 735 और 20 कितने होते हैं, 735 और 20 होते हैं 755, तो 755 इसमें से घटा लो, कितना आएगा, फिर भी 200 आ ही गया ना आंसर, है ना, फिर भी 200 आंसर आ ही गया। तो देखो सेम तरीका है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। आप बोल रहे हो थोड़ी स्पीड बढ़ा दी मैंने, हाँ इस पार्ट में स्पीड बढ़ा दी क्योंकि आपको लगभग सब कुछ समझ आ चुका है, अब आपको भी इसी स्पीड के साथ करना है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। तो ये 7 है, इसका मतलब छठा क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना, बता दिया मैंने आपको तरीका। तो ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और 1 क्वेश्चन और कर लेंगे, यानी 3 क्वेश्चन करके बंद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता नहीं 10 क्वेश्चन हो पाएंगे। 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन अगली वीडियो में कर लेंगे और साथ में मूल्यवृद्धि विधि स्टार्ट कर देंगे, और फिर हमारा फटाफट से कोर्स भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएंगे, तो फिर बाकी काफ़ी कम चीज़ें बचती है, ठीक है ना, उसको हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। क्लियर, क्या इसके बाद भी और कहीं न्यूमेरिकल है, हाँ इसके बाद भी और जगह भी न्यूमेरिकल है, और ज़्यादा और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ हमें और क्वेश्चन भी करने हैं, बट ऐसे नहीं है, थोड़े अलग टाइप के करेंगे। तो उन्हीं चैप्टरों की बात तब की तब करेंगे, बाद में बात करेंगे, बट अभी पहले इनको खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर 2-3 थ्योरी के हैं, उसके बाद फिर दोबारा से वापस क्या है प्रैक्टिकल चैप्टर आ जाएंगे दोबारा स्टार्ट, ठीक है, विद थ्योरी। चलो इसमें निकालना आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब ये निकालना, ये नहीं तीसरी नंबर की आइटम होती है व्यय विधि में, तो उसको निकालने के लिए देखो करेंगे पहले, सबसे पहले मेन लाइन ढूंढ लेते हैं। देखो राष्ट्रीय आय, इसमें भी राष्ट्रीय आय ही दिया है, इससे पहले वाले में तो हमें क्या दिया था, ये हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय ही दिया था इससे पहले वाले में, और उससे पहले वाले में क्या दिया था, शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी सब में शुद्ध राष्ट्रीय आय ही आपका अब तक आपको मिली है। क्लियर, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सबसे पहले लिख देता हूँ शुद्ध राष्ट्रीय आय एट FC, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो मैं यही मानूंगा। अब देखो, अब आप आधा क्वेश्चन पहले आप भी सॉल्व करिए, यानी कन्वर्ट तक आप भी करिए, आपने देखो सामने वाला क्वेश्चन दिखा दिया है, फिर मैच करते हैं। तो देखो मेरा तो ये आ गया है, स्टार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप कहीं सोच रहे होंगे सकल कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, पर सकल बोला है ना, तो सकल ही तो निकालना, इसी से तो पता चलता है। और अब तक ही हमें अंदर दिया होता था, अब क्या हमें ऊपर दिया हुआ है निकालने के लिए, तो लिखा तो सकल है, तो सकल में करा और उसके बाद कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, तो ये तो आप समझ में आ जाएगा अब आपको। उसके बाद फिर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, शॉर्टकट लिख देता हूँ GDP एट MP। देखो मैंने लिख दिया GDP एट MP, लिख दिया मैंने ऑलरेडी, ये भी कर दिया है, ठीक है। तो मैंने GDP एट MP लिखा, फिर निजी अंतिम बहुव्यय लेते हैं। सबसे पहले देखो निजी आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना दिया था 600 दिया हुआ था निजी अंतिम बहुव्यय। उसका सरकारी अंतिम बहुव्यय चाहिए होता, कितना है 200 दिया था। फिर सकल घरेलू पूंजी निर्माण तो निकालना था, मैंने एज इट इज लिख दिया, देखो एज इट इज रखा हुआ है। और उसके बाद फिर शुद्ध निर्यात चाहिए होता, बट ये शुद्ध आयात दिया है, तो एक आयात के कारण माइनस लगेगा, और एक तो ऑलरेडी फिगर माइनस में, तो माइनस लगेगा। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, इधर उधर भेजा, और आंसर आ गया 110, पीछे करोड़ रुपए आप लिख दोगे। क्लियर, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, एक बार आप भी देख लीजिए कैसे किया इसको, आप भी करिए इसको, और अपनी बुक से क्वेश्चन करना प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर, अब 2 क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, जिसमें से एक तो टुच्चा सा है, ठीक है, सिर्फ यूँ है बिल्कुल मसलने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बट उससे पहले अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन में आपको प्रचालन अधिशेष निकालना है, इसका मतलब एक तो आय विधि का पॉइंट निकालना है, एक शुद्ध निर्यात, इसका मतलब एक व्यय विधि का निकालना है। क्या ये इस तरह से आ सकता है, बिल्कुल आया हुआ है, 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, CBSE में। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आय विधि के लिए आय विधि वाला फॉर्मेट अप्लाई करो, इसके लिए ये वाला अप्लाई करो, बात खत्म। तो सबसे पहले देखो मेन लाइन, क्योंकि अंदर के आइटम है तो मेन लाइन दी होगी, तो मेन लाइन ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो राष्ट्रीय आय, अब देखो एक बार क्वेश्चन आता है, आई थिंक 2018 का हो सकता है जहाँ तक मुझे याद है, उसमें प्रचालन अधिशेष पूछा था। अब बच्चों ने कहा यार प्रचालन अधिशेष मतलब आपको कहीं ना कहीं मेन लाइन दी होगी, वो मेन लाइन ढूंढते रह गए, कुछ नहीं मिला उनको। यानी प्रचालन अधिशेष को ध्यान से रखना, कभी कभार ये सीधे भी मिल जाता है। कैसे सीधे,
क्योंकि प्रचानाधिशेष अगर आपको याद हो तो किससे मिलके बनता है, प्रचानाधिशेष देखो इससे भी तो मिलके बनता है ना, लगान ब्याज लाभ, और ये तीनों दिए हुए थे, इसके अंदर शायद ये 2 आइटम दी हुई थी और ये 2 दिए हुए थे, इनको जोड़ लो प्रचानाधिशेष वैसे ही बन जाएगा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, आपको नहीं दिया हुआ, टेंशन मत लो, इसमें तो आपको रिवर्स मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। बट मैं ध्यान दिलवा रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है प्रचानाधिशेष सीधे पूछ लेता है, नीचे 3 आइटम दिए होते इनको जोड़ो लो, सीधे निकल गया हो, तो ऐसा कोई फंडा थोड़ी ना लगाना उल्टा सीधा उसमें। बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखो आय विधि लगाएंगे, यहाँ पे व्यय विधि लगाएंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय लिख लो, कुछ ने लिखा शुद्ध एट एफसी लिख देंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, शुद्ध घरेलू आय एट एफसी, क्योंकि आय विधि वही बोलता है। तो देखो मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। शुद्ध से शुद्ध कुछ नहीं करना, राष्ट्र से घरेलू यानी हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, देखो ये रहा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 200, ठीक है, से ही दिया है तो अच्छी बात है, 200 तो हमें ये मिल गया। यहाँ कुछ नहीं करना, यानी कितना आगे 4000, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, सो यानी NDP एट FC, शॉर्टकट लिख देता हूँ ना उसको, क्लियर, आप पूरा लिख लेना ऐसे हिंदी में। अब वही कर्मचारी पारिश्रमिक चाहिए, प्लस क्या चाहिए होता है, प्रचालन अधिशेष, अधिशेष, और प्लस आपको मिश्रित आय, क्या मिश्रित आय, क्लियर। अब देख लेते हैं यहाँ पे 4000 मैंने एज इट इज लिख दिया। कर्मचारी पारिश्रमिक ढूंढ लेते हैं, अगर दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, क्योंकि मजदूरी वेतन मिल गया ना, मुझे लगता नहीं दिया होगा यहाँ कहीं, नहीं दिया। तो एक तो ये हो गया 2400, तो 2400 मैंने लिख दिया, क्लियर। बट याद रखना अभी आपको 3 आइटम और देखनी, किस्म के रूप में मजदूरी देख लो, वो भी दिया है क्या, वो भी जोड़ना पड़ेगा, वरना नहीं वो नहीं दिया। कौन से, रिटायरमेंट पेंशन यानी कौन सी वाली, सेवानिवृत्त वाली ना, तो देख लेते हैं वो भी है कि नहीं है, नहीं वो भी नहीं है। अब लास्ट बचता है समाज सुरक्षा में अंशदान, नहीं वो भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही आइटम दिया तो एक ही ले लेंगे, ज़्यादा दिया तो ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रचालन अधिशेष मैं एज इट इज लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये निकालना है, प्रचालन अधिशेष ये मैं एज इट इज लिखूंगा। अब बच्चे में बोलते हैं भाई देखो इसमें लाभ भी दिया हुआ था, आप इसको ले सकते थे, ठीक है ना, तो जो जो दिया वो ले सकते हैं, मैं लूंगा ही नहीं ना, क्यों लूंगा ये बताओ। प्रचालन अधिशेष जब उसने कहा है कि निकालो, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो उसका मतलब आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा, तो लाभ रख के फायदा क्या, अगर आप लाभ लिख दोगे तो फिर क्या निकलेगा, वो लगान प्लस ब्याज का अमाउंट निकलेगा, है ना, तो वो थोड़ा चाहिए मुझे। तो प्रचालन अधिशेष चाहिए तो मैं पूरा नाम लिखूंगा, अब जब पूरा चाहिए मुझे, अगर अंदर हो के कंटेंट चाहिए होता तो फिर बाकी चीज़ों की वैल्यू रख देता, उसको निकाल लेता, जैसा भी हमने क्वेश्चन किया थोड़ी देर पहले। मिश्रित आय कितना है, 400 दिया हुआ है, तो 400 लिख देते हैं। तो 2400 प्लस 400 2800 उसमें से घटा लो, प्रचालन अधिशेष निकल के आ जाएगा। तो 4000 में से 2800 घटा देता हूँ, तो मेरा आ रहा है ये 1200, ठीक है ना, वही करोड़ रुपए। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो निकल गया ना। लास्ट क्वेश्चन जो पार्ट है इसका शुद्ध निर्यात, ये भी निकाल ही लेते हैं फटाफट से, आप भी करो अब, ठीक है, मुझसे पहले करना प्लीज़, ठीक है, जल्दी करो। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद मुझसे पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है ना। अब याद रखना, आप चाहे तो राष्ट्रीय आय से भी स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को दोबारा से, वो इसको पहले कन्वर्ट कर लो घरेलू आय के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो क्वेश्चन स्टार्ट, इससे इसको वही व्यय विधि के इसमें क्या होता है, डैश घरेलू आय एट एमपी, उसमें कन्वर्ट कर लो उसको, तो चाहे इसको कन्वर्ट कर लो चाहे इसको कन्वर्ट कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है ना, आ जाएगा आंसर किसी से भी। तो फटाफट से आप मुझसे पहले प्लीज़ करिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट से आगे बढ़िए। तो मैंने कर लिया है, ठीक है, प्लीज़ अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप मुझसे पहले इसको कर लीजिए, ठीक है ना। चलो मैं आपको उसका आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखो आपने क्या करा, सबसे पहले देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, ये आपको दिया हुआ था, इसको मैंने सकल घरेलू आय एट एमपी पे किया। सकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सकल लिखा हुआ देशी पूंजी निर्माण में, ठीक है ना। कन्वर्ट किया मैंने, कन्वर्ट करके 4250 आया, फिर मैंने इसकी वैल्यू रख दिया, नहीं जो हमारा GDP एट एमपी निकला था इसकी वैल्यू, निजी अंतिम भोग हुआ है, पहले हिंदी में लिखोगे आप, मैंने उसकी वैल्यू रखी, फिर सरकारी अंतिम भोग हुआ है वो भी दिया हुआ था, उसकी वैल्यू भी रख दी मैंने, देखो निजी ये रहा, ठीक है, सरकारी भी हमें दिया था, ये सकल देशी पूंजी निर्माण दिया था। बट देखो यहाँ पे स्थिर विस्थिर नहीं लगा, तो उसमें ये स्टॉक में परिवर्तन जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अगर यहाँ पे स्टॉक में परिवर्तन दिया होता क्वेश्चन में तो भी मैं जोड़ता नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्थिर वर्ड नहीं लगा, या स्थायी या अचल वर्ड नहीं लगा हुआ, क्लियर। आगे शुद्ध निर्यात निकाला था, एज इट इज रखा, आंसर निकल के आ गया। तो 150 हमारा इसका आंसर आ रहा है 150, कितना आ रहा है 150 करोड़ रुपए। अभी क्वेश्चन लास्ट करते हैं, उसका फिर बंद करते हैं इसे। चलो एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो मैं उसको बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो अभी वैसे हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे और एक मूल्य वृद्धि विधि के साथ करेंगे, क्योंकि वो मूल्य वृद्धि विधि के अंदर ही आएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहीं ख़त्म कर देंगे, वैसे आपका लगभग ख़त्म हो चुका है ये, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन अच्छे वाले कराऊंगा जो कि बोर्ड में काफ़ी माने जाते हैं, क्योंकि बोर्ड से अलावा जो टीचर होते हैं ना, जो पुराने टीचर्स होते हैं, वो इन क्वेश्चनों को जरूर पकड़ते हैं। तो प्लीज़ वो अगले 2 क्वेश्चन जरूर करें,
और उसके बाद फिर मूल्यवृद्धि विधि को फटाफट से ख़त्म करते हैं और फिर हम अपनी थ्योरी पे वापस आ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।